सुप्रभात। जयतु भारती में आप सबका स्वागत है। आज हम व्याकरण के अंतर्गत जो हमारा समास प्रकरण चल रहा था उसके तहत आज का हमारा पाठ्य बिंदु है कर्मधारय समास। तो सबसे पहले कर्मधारय समास की परिभाषा देखते हैं। कर्मधारय समास वह समास है जिसका पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य होता है, अथवा एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। पूर्व पद और उत्तर पद से आप परिचित हैं। पहला पद पूर्व पद कहलाता है और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। तो कर्मधारय समास का पहला पद विशेषण होगा और जो बाद वाला अर्थात दूसरा पद है वह विशेष्य होगा। अथवा ये दूसरे प्रकार से भी एक इसका विग्रह होता है। इसमें एक पद उपमान होता है और दूसरा पद उपमेय होता है। यहाँ पर पूर्व पद और उत्तर पद न लिख करके जो हमारे व्याकरणाचार्य हैं उन्होंने एक पद और दूसरा पद लिखा है। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई आवश्यक नहीं है या ऐसा कोई नियम नहीं है कि उपमेय पहला पद होगा या उपमान पहला पद होगा। अर्थात कहीं कहीं पर उपमेय पूर्व पद होता है और उपमान उत्तर पद होता है, और कहीं कहीं पर उपमान पूर्व पद होता है और उपमेय उत्तर पद होता है। तो इसलिए ये निश्चित नहीं है कि कौन सा पद पहले होगा। इसीलिए परिभाषा में लिखा है कि एक पद उपमान होता है और दूसरा पद उपमेय होता है। परिभाषा के आधार पर कर्मधारय समास की कुछ विशेषताएं हैं। जैसे कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का ही एक उपभेद है। अब कुछ विद्वान तत्पुरुष समास का उपभेद इसे क्यों मानते हैं? क्योंकि इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है। तो उत्तर पद प्रधान ही हमारा तत्पुरुष समास में होता है। तो इसीलिए कर्मधारय समास को भी तत्पुरुष समास का ही उपभेद माना जाता है। इस समास में पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष्य होता है। यह कर्मधारय समास की अपनी विशेषता है कि इसका पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। अथवा दोनों पदों के बीच उपमेय उपमान संबंध होता है। अर्थात एक पद उपमान होता है और दूसरा पद उपमेय होता है। ये मैंने पहले आपको बताया कि इसमें एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है। तो कोई सा भी पद पहले आ सकता है, उपमेय भी आ सकता है और उपमान भी आ सकता है। कर्मधारय समास का विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह या परसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। तत्पुरुष समास में हमने क्या पढ़ा था कि जब हम समास विग्रह करेंगे तो उन दोनों पदों के बीच का जो कारक चिन्ह है वह लुप्त हो जाएगा। लेकिन कर्मधारय समास में कोई भी कारक चिन्ह नहीं होता है, किसी कारक चिन्ह या परसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस समास में चार शब्द हमारे सामने आए हमें देखने को मिलते हैं: विशेषण, विशेष्य, उपमान और उपमेय। तो इन्हें भी समझना आवश्यक है। विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। अर्थात जो किसी की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। भाई जब कोई विशेषता बताई जा रही है तो वे किसी की तो बताई जा रही होगी, तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, और जो विशेषता है उसकी, जो गुण है उसका, उसे हम विशेषण कहते हैं। इसी प्रकार जिससे उपमा दी जाए उसे उपमान कहते हैं, और जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमेय कहते हैं। जैसे हम कहें मुख चंद्र, तो यहाँ पर मुख उपमेय है क्योंकि उसकी उपमा दी जा रही है, और चंद्र उपमान है क्योंकि चंद्रमा से ही हम उसकी उपमा दे रहे हैं। उदाहरण से समझते हैं। पहले उपमेय उपमान संबंध के उदाहरण देखते हैं। उपमान है घन, उपमेय है श्याम।
और समस्त पद हमारा बनता है घनश्याम। और जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो घन के समान श्याम, क्योंकि हम यहाँ पर उपमेय उपमान संबंध के आधार पर ये उदाहरण पढ़ रहे हैं। कमल नयन, कमल के समान नयन। विद्या धन, विद्या रूपी धन। तो इसी प्रकार से उपमेय उपमान संबंध का जो इसमें विग्रह होता है वह किया जाता है। अगला है विशेष विशेषण संबंध। इसके उदाहरण देखते हैं। विशेषण है नील और विशेष है कंठ। समस्त शब्द पद बनता है हमारा नीलकंठ। और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो नीला है जो कंठ। इस समास में जब विशेष विशेषण के उदाहरण हम पढ़ते हैं तो इन दोनों के बीच में विग्रह करते समय जो समस्त पद का हम विग्रह करते हैं उसके बीच में है जो शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये इसका महत्वपूर्ण बिंदु है कि विशेष विशेषण का विग्रह करते समय है जो शब्द का प्रयोग किया जाता है। महादेव महान है जो देव। तो इस प्रकार से आपको यह कर्मधारय समास स्पष्ट हो गया होगा। अगली वीडियो में हम एक अगला समास जो कि द्वंद्व समास है उसके विषय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।